उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ है। इसी में कुंभ के भव्य आयोजन में शाही स्नान के दिन जब बहुत ज्यादा श्रद्धालु उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ हो जाती है। पहुंचे थे जितने भी लोग, जितनी भीड़ पहुंची थी, उन भीड़ में सब यही चाह रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी स्नान कर लूं और उसके बाद अपना पूजा पाठ का जो कार्यक्रम बचा है उसको पूरा करूं। अचानक ही एक लड़की देखती है जहां पे पुरुषों का झुंड स्नान कर रहा है, कई पुरुष उस जगह उस घाट पर स्नान कर रहे हैं। अचानक वो लड़की खड़ी होकर उस पुरुष के झुंड को काफी देर तक निहारती है, यानी कि जहां पर ये काफी पुरुष स्नान कर रहे थे उधर काफी देर देखती है। और जब वो काफी देर उस तरफ देख रही थी तो वहां से आते जाते जो आगंतुक थे, जो वहां पर स्नान करने के लिए भीड़ आई थी, वो लोग लड़की को कह रहे थे शायद ये लड़की पागल है, लेकिन लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी, काफी सुंदर लड़की थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद ये सोशल मीडिया की कोई इन्फ्लुएंसर हो, ये कुछ कैमरे में, हिडन कैमरे में कैप्चर कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़की एक लड़के को काफी देर से खड़ी होकर वहां पर वो उस लड़के को बार बार देखे जा रही थी, जबकि उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़कर खींच रहे थे कि बेटी हम लोग भी चलो स्नान करते हैं, लेकिन लड़की अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अचानक ये लड़का जिसके ऊपर इस लड़की की निगाह थी, जब जैसे ही नहाकर वो बाहर आता है और घाट की सीढ़ियां जैसे ही चढ़ना शुरू होता है, ये लड़की इस लड़के को देखती है और लड़का जब लड़की को देखता है तो ये लड़का भागने लगता है। और जब ये लड़का भागने लगता है तो लड़की इसे पीछे पीछे दौड़ाने लगती है। और जब पीछे पीछे इस तरीके से अपने माता पिता से अपने हाथ को छुड़ाकर इस भीड़ के अंदर उस लड़के को उसका पीछा करने लगती है, तो उसके माँ बाप भी, चूंकि अब माँ बाप ज्यादा उम्र के हो गए थे, इसलिए वो पीछे पीछे तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं कि मेरी बिटिया किस तरफ जा रही है। अब ये लड़का जो उस लड़की से बचना चाहता था, ये लड़का भागकर वहीं पर एक जगह छुप जाता है। भीड़ के पास एक दुकान होती है चाय पानी की, उसी चाय पानी के दुकान में ये लड़का छुप जाता है और ये लड़की उस लड़के के पास पहुंच जाती है। दोस्तों फिर आगे जो होता है वो वाकई में बहुत दिल को छू लेने वाला है, जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि इस प्रकार हुआ प्यार का दूसरा जन्म। दोस्तों आगे क्या थी पूरी कहानी, आखिर ये लड़की कौन थी और ये लड़का कौन था, आखिर इस तरीके से ये लड़की इस भीड़ में इस लड़के से क्या चाह रही थी, आखिर किसने, इस लड़की ने उस लड़के को उस भीड़ के अंदर काफी देर तक निहारा जब वो स्नान कर रहा था, और आखिर ऐसा क्या था कि इस लड़की ने इस लड़के को उस भीड़ के अंदर काफी देर तक दौड़ाया। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत को ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, पूरी सच्चाई इस कहानी की जानने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेहनताना के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी आपके इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस पूरे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी कहानियों को पहली बार सुन रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो इसी श्रेणी में कुछ नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट दोस्तों हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहले उनका नाम, फिर कहानी की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहला नाम जो है वो है मिस काल गर्ग का, अगला नाम है सुमिता देवी का, अगला नाम है संजय मौर्य का, और रणधीर सिंह पुनिया है, शेष मणि शुक्ला है। आप सभी के कमेंट के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि दोस्तों जब आप पूरी कहानी सुना करें तो हमें ये जरूर बता दिया करिए कि आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, किस गांव से, कहां से सुन रहे थे, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप ये पूरी कहानी कहां से देखते हैं और हमारी ये पूरी कहानी कहां तक पहुंच रही है। आप इस पूरी कहानी को कहां से देख रहे थे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल बिना देरी करते हुए, बिना आपका समय जाया करते हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के प्रांत बिहार से। बिहार का एक छोटा सा गांव, जिस गांव का रहने वाला रोहन
छोटी सी उम्र में उसके पिताजी स्वर्गवासी हो जाते हैं और उसकी मां घर में अकेली थी। रोहन के पास, उसके पिता के पास ठीक ठाक खेती बाड़ी होती है। रोहन के पिताजी का जब स्वर्गवास हो जाता है तो रोहन की उम्र महज 12 साल की थी और 12 साल की उम्र में जब उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो गांव के और रिश्तेदारी के बहुत लोग उसे संतावना बनाते हैं कि भैया टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जहां भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे खड़े रहेंगे। अमूमन आपने देखा होगा हमारे समाज में जब कोई घर का मुखिया होता है और वो चल बसता है तो अमूमन ऐसे नात रिश्तेदार या बगल वाले जो लोग भी पहुंचते हैं वो लोग ऐसा ढांढस बंधाते हैं। ऐसा ही सेम ढांढस रोहन के रिश्तेदार, रोहन के घर परिवार वाले, पास पड़ोस वाले रोहन को बंधा रहे थे। रोहन लेकिन अब जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, जब उसकी उम्र बड़ी होने लगी थी तो रोहन को लगा कि जो उसके पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद कुछ लोगों ने उसे ढांढस बंधाया था वो लोग उसका पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रहे थे। अब धीरे धीरे 1-2 साल का वक्त और गुजर जाता है। रोहन की उम्र हो जाती है 14 साल। 14 साल की उम्र में अब वो करता भी क्या करता, पढ़ाई लिखाई, चूंकि घर में कोई आजीविका का साधन नहीं था, माँ अकेली थी, माँ भी घर पे ही रहने वाली थी, इसलिए रोहन की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही गरीबी में गुजरती है। अब जब इस तरीके से गरीबी में जिंदगी गुजरती है तो वो सोचता है कि मैं कहीं जाकर नौकरी कर लूं। वो बहुत बार कई लोगों से, उसके एक चाचा दिल्ली में नौकरी करते थे, वो अपने चाचा से कहता है, जिन चाचा का नाम होता है मोहन। रोहन अपने चाचा मोहन से कहते हैं, जो कि दिल्ली में रहकर राजगिरी का काम किया करते थे, कि चाचा आप मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन उसके चाचा उसे हर बार ये कहकर टाल दे रहे थे कि बेटा अभी तुम नाबालिग हो और मैं अभी तुम्हें बुला नहीं सकता हूं, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी में नहीं पूरे भारतवर्ष में ही ये कानून लागू है कि नाबालिग को आप काम पर नहीं रख सकते। ऐसे में बेटा कुछ दिन और धैर्य खाओ, जब सही समय आएगा तो मैं बुला लूंगा। अब वो बचे हुए जो पिताजी के खेती किसानी के खेत थे, कई लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी के दिन दुश्वारियों में गुजरने लगते हैं। और उसकी जिंदगी के जब दिन दुश्वारियों में गुजरने लगते हैं, रोहन अब बड़ा हो चुका था, हर चीज समझता था। वो गांव के बगल ही एक किराने की दुकान थी, उस किराने की दुकान पर कुछ दिन मेहनत मजदूरी करता है। उसके बाद समय देखते देखते और बढ़ जाता है। उसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। 18 साल जैसे ही वो पूरा होता है, अपने चाचा के पास, जो कि दिल्ली में रहकर एक राजगिरी का काम करते थे, बिल्डिंग बनाने का, नया घर बनाने का काम करते थे, उन चाचा से वो कहता है कि चाचा अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई है, अब मैं पूरी तरीके से बालिग भी हो चुका हूँ और काम करने लायक हो चुका हूँ, चाचा मुझे अपने पास बुला लीजिए। अब उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा और धैर्य खाओ, अभी मुझे जिस बिल्डिंग को मैं नई बना रहा था उस बिल्डिंग का काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और मैं अभी 10-15 दिन से छुट्टियों पर हूं, ऐसे में अभी सही समय नहीं है, तो तुम जो है अभी मत आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। 3-4 महीने का जैसे तैसे वो अपना वक्त और गुजारता है और 3-4 महीने बाद एक दिन उसके चाचा का फोन आता है कि बेटा कल तुम चले आओ। अब वो बिहार से एक ट्रेन पकड़ता है। उस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसे तैसे उसको ट्रेन में सीट मिलती है। सीट मिलने के बाद वो अपने चाचा के पास दिल्ली पहुंचता है। चूंकि अभी वो दिल्ली पहली बार आया था, देश दुनिया उसने पूरी तरीके से नहीं देखी थी, वो गांव से पूरी तरीके से नहीं निकला था, इसलिए रोहन के चाचा भी उसी प्लेटफार्म पर, जहां पर बिहार से वो ट्रेन आनी थी, उस प्लेटफार्म पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और वो जब वो ट्रेन पहुंचती है तो उसके चाचा देखते हैं कि ट्रेन में आज बहुत ही भीड़ है और मैं ऐसे में रोहन को कैसे खोजूंगा। क्योंकि रोहन जब घर पे था तो अपने माँ के मोबाइल से चाचा से बात कर लिया करता था, लेकिन जब वो रास्ते में चलता है, यानी कि बिहार से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है ट्रेन में, तो उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं था। ऐसे में चाचा को कुछ देर ढूंढने में परेशानी होती है, लेकिन चाचा ने रोहन को बताया था कि बेटा जहां पर ट्रेन का इंजन होगा वहां पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर उसके चाचा देखते हैं कि उस भीड़ में से जहां पे इंजन है रोहन आ रहा है। अब चाचा भतीजे दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद चाचा उसे अपने क्वार्टर पर लेकर जाता है, जहां पर उसको नया काम मिला था, एक बिल्डिंग बनाने का बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों वहां पर पहुंचते हैं। अगले दिन से रोहन को काम बता दिया जाता है। रोहन अपने काम को बहुत तन्मयता से करता है। रोहन की उम्र 18 साल हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर उसका पहला कदम पड़ चुका था। देखने में काफी हष्ट-पुष्ट, देखने में काफी सुंदर लगने वाला रोहन, जिसको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से ईश्वर ने गढ़ा है,
उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा लड़का इस श्रमिक का काम करेगा, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसको अब श्रमिक का काम करना ही था। वो श्रमिक का काम करता रहता है और ठीक ठाक उसकी पगार बनती रहती है। चाचा भतीजे दोनों एक साथ ही खाना बनाते, खाते रहते और एक दूसरे से बात करते, सब कुछ ठीक ठाक से ही चल रहा था। लेकिन एक दिन रोहन की जिंदगी में अचानक से एक नया मोड़ आ जाता है। दोस्तों, वो मोड़ होता है, दरअसल रोहन के चाचा मोहन ने जो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जब उसका मालिक उस बिल्डिंग को देखने आता है, जो कि करोड़पति था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास बहुत सारी लग्जरी कारें थी और उसके पास कई कंपनियों का मालिक था, वो जब बिल्डिंग देखने आता है तो उसके साथ उसका परिवार भी था और उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम होता है रिया। रिया की उम्र अभी महज 16 साल की थी। रिया की निगाह जैसे ही रोहन के ऊपर पड़ती है, वो रिया रोहन को देखती ही रहती है और जब रोहन की निगाह रिया के ऊपर पड़ती है तो सेम तरीके से उसको भी कुछ कुछ होने लगता है। अब रोहन जो है वो रिया को देख रहा था और रिया रोहन को देख रही थी। इधर जो वो घर का मालिक था, जिसने पूरा का पूरा ठेका उसके चाचा मोहन को दिया था, वो मालिक उसके चाचा से बात करने लगता है और चाचा दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं, इधर रिया और रोहन की अलग ही कहानी चल रही थी। रोहन रिया से पूछता है कि रिया तुम कौन हो? तो रिया रोहन से कहती है कि दरअसल जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी ये बिल्डिंग बन रही है, मेरे पापा हैं। मेरे पापा बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे पास एक बंगला है, हमारे पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। जब रोहन ये सब सुनता है तो वो सोचता है कि वास्तव में किस्मत तो इन जैसी होनी चाहिए। मुझसे उम्र में छोटी है लेकिन आज भी इसके पास इसके पिताजी ने क्या दौलत बनाई है और हमारे पिताजी को तो ईश्वर ने बचपन में ही छीन लिया। वो बहुत हैरान परेशान होता है। लेकिन रिया और रोहन एक दूसरे से काफी बातें करते थे क्योंकि रिया और रोहन के जो उम्र में अंतर था वो महज 2 साल का था। कहने का मतलब दोनों हम उम्र के थे और हम उम्र में दोनों जब काफी दूसरे से बातें करते हैं, अचानक उसके पिता की निगाह पड़ती है। वो अपनी बेटी रिया से कहता है कि बेटी रिया तुम क्या बातें कर रही हो, उस लेबर से तुम्हारी क्या बातचीत चल रही है? तो रिया अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं हो रही है, बस भैया से मैं पूछ रही हूँ कि भैया आप लोग कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कहाँ के रहने वाले हो, बस यही सारी बातें चल रही हैं। अब रिया का पिताजी कोई शक नहीं करता है। रिया का पिताजी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अब रोहन रिया शाम तक बातें करते हैं और शाम को उसका मालिक जब जाने लगता है तो रोहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही रिया अपने घर पे अपने पिताजी के साथ अपने बंगले पर पहुंचती है तो उसे रातों की नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अगले दिन पढ़ने जाती है और सोकर समय से लेट उठती है। उसके माता पिता जब ये कारण जानना चाहते हैं तो वो कहती है कि पिछली रात मुझे नींद नहीं आई। जब वो पिछली रात की कारण पूछते हैं कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई, तो रिया कहती है बस वैसे कुछ नहीं। अब रिया जब भी उसके पिताजी बताते थे कि मुझे वहां पर जाना है विजिट के लिए, मैं जाऊंगा जहां पे हमने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तब रिया बहुत खुश हो जाती थी और रिया कई बार अपने पिताजी के साथ आती है और लगातार वो रोहन से बातें करती है। अब इधर रिया और रोहन दोनों को आपस में लगने लगा था कि उनके दिल में कुछ ना कुछ है। एक दिन रोहन ने रिया से कहा कि रिया तुम मुझसे इतना जब आती हो तो मुझसे बातें क्यों करती हो? तो वो कहती है कि दरअसल तुम बहुत अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुमसे बातें करती हूँ। अब उसके पिताजी उस शाम को जब वापस लौटते हैं तो एक दिन रिया स्कूल तो जाती है, घर से ये बताकर अपने माता पिता को जाती है कि मैं जा रही हूँ स्कूल अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचती है। वो डायरेक्ट रोहन के पास पहुंच जाती है और रोहन जब ये सब देखता है तो रोहन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम आज स्कूल ड्रेस में चली आई हो, तुम्हारे माता पिता को अगर पता चलेगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन रिया थी कि वो मानने को तैयार नहीं थी। रिया पूरी तरीके से, अब इन दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। रिया पूरी तरीके से रोहन को टूट कर चाहने लगती है, लेकिन रोहन हर चीज समझता था। चूंकि वो बालिग हो चुका था, उसने गरीबी देखी थी, उसके पिताजी नहीं थे, बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए रोहन यहां पर कदम नहीं बढ़ाना चाह रहा था। लेकिन रोहन अब मजबूर था रिया के सामने। अब आए दिन वो स्कूल से भागकर सीधा रोहन के पास पहुंच जाती थी और ये बातें धीरे धीरे जब रोहन के चाचा को पता चलती है, मोहन को, और जब मोहन ये सब चीजें अपनी आंखों से देखते हैं तो रिया को समझाते हैं, बोलते हैं बेटी देखो ये जो है
जो रिश्ता है ये पवित्र तो होता है बेटी, लेकिन इस रिश्ते में समाज और बहुत सारी चीजें बाधक बनती हैं। ऐसे में तुम ठहरी एक करोड़पति बाप की औलाद और ये ठहरा एक गरीब का बेटा, तो बेटा ये रिश्ता कभी आगे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, इसलिए समय रहते ही इस रिश्ते को यहीं पर समाप्त कर दो। लेकिन रिया कहती है कि चाचा मैं रोहन से सच्चा प्यार करती हूं और मैं शादी भी इसी से करूंगी। तो उसके चाचा उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा बचपना है और तुम बचपने में ये सब बात कह रही हो, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, तुम दोनों की शादियां नहीं हो सकती हैं, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों रिश्ता यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन रिया थी कि वो मानने को तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे कैसे भी करके उसका चाचा चाहता था रोहन का कि रोहन अब रिया को छोड़ दे, रिया से बातें करना जो है वो बंद कर दे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अगर किसी दिन रिया के पिताजी को ये सब बातें पता चली तो पेमेंट तो रुकेगी ही उनको, और उस मोहल्ले में उस एरिया में कहीं कोई काम देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग के मुंह से ही निकलेगा कि एक लेबर के बेटे ने गलत किया, एक करोड़पति के बेटी के साथ। तो काफी समझाता है रोहन को, बैठाकर शाम के टाइम दोनों खाना खाने बैठते हैं, तो वो अपने बेटे को, जो कि उसका भतीजा था, उसके भाई का बेटा था, समझाता है, कहता है बेटा तुम यहाँ पर इतनी दूर आए हो काम करने के लिए, तो काम करो, इन सब चीजों में दिमाग मत लगाओ, तुम्हारी अभी जवानी की पहली दहलीज है और यहाँ पर रिश्ते जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, यहाँ पर तुम्हें बहुत हिसाब से चलना होगा, बहुत आगे पीछे सोचकर चलना होगा। अब वो अपने चाचा से कहता है कि चाचा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने पहल की है और ना ही मैं इन चीजों में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है चाचा, मैं आज से रिया से बात नहीं करूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आज रिया फिर भाग कर उसके पास चली आती है और आज के दिन रोहन का चाचा जो है वो उसे कहता है कि बेटा अब ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, तुम घर पर जाओ, खेती किसानी का काम करो, तुम यहाँ पर ना रहो। और उसी दिन वो टिकट निकलवा कर रोहन को ट्रेन पर बैठा देता है और ट्रेन पर बैठकर वो सीधा बिहार पहुंच जाता है। अब जब बिहार पहुंचता है तो ना ही रोहन को नींद आ रही थी और ना ही इधर रिया को नींद आ रही थी। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं, 2-3 साल बीतने के बाद दोनों को एक अलग सा लगाव था। 2-3 साल बीतने के बाद अब चूंकि रिया बड़ी हो चुकी थी, अब उसके पिताजी चाहते थे कि उसकी समय रहते शादी कर दी जाए। अब उसके पिताजी कई रिश्ता ढूंढने को होते हैं और कई अच्छे अच्छे रिश्ते भी उनके हिसाब से, जिस हिसाब से इन लोगों का रहना सहना था, जिन हिसाब से इन लोगों का स्तर था, उस स्तर के हिसाब से रिया की शादी ढूंढी जाती है। और कई बार जब लड़के वाले घर पर मिलने आते हैं, रिया को देखने आते हैं, तो रिया कहती है कि मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूं और आप मेरे शादी के चक्कर में मत पड़ो। अब अचानक जब 4-5 बार ऐसी चीजें घटित होती हैं तो उसके पिताजी पूछ बैठते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, जितने लड़के वाले आ रहे हैं वो रिश्ता देखकर मना कर दे रहे हैं, रिया बेटी बताओ क्या बात है ना। तो वो कहती है कि पापा दरअसल मैं किसी से प्यार करती हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से शादी करूंगी, अन्यथा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अब उसके पापा पूछते हैं कि वो लड़का कौन है, तो वो बताती है कि वो लड़का बहुत ही छोटा है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है और वो लड़का यहाँ का है भी नहीं। तो वो पिताजी पूछता है अरे तुम नाम तो बताओ। तो वो कहती है कि दरअसल पिताजी आपको पता हो जो नई बिल्डिंग आप बनवा रहे थे, जो मजदूर बना रहा था, उसके साथ ही वो लड़का है। अब उसके पिताजी उस मजदूर को खोजते हैं क्योंकि उनका उतने साल में 2-3 साल में उस घर का काम पूरी तरीके से हो चुका था और उसके बाद वो उस मजदूर को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन पता चलता है वो मजदूर अब बुजुर्ग हो चुका था, वो बिहार पहुंच चुका है। अपने घर पर बुजुर्ग होने के कारण अब उसने मार्केट में काम करना, जहां पर उस मोहल्ले में काम करता था, उस मोहल्ले में अब काम करना उसने बंद कर दिया है। अब वो बिहार पहुंच चुका है। अब ऐसे में उसके पिताजी उसको ढूंढने का काफी प्रयास करते हैं लेकिन वो मजदूर मिलता नहीं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजर जाती है। समय गुजरने के बाद रिया और भी उम्र दराज हो जाती है, 4-5 साल का वक्त और गुजर जाता है। कहने का मतलब उसकी उम्र अब 25-26 के आसपास हो जाती है। हर बार जब उसके माता पिता उसकी शादी करना चाह रहे थे तो अपने पिताजी से हर बार यही मना करती थी कि पिताजी अगर आप मेरे शादी किसी दूसरे से कर दोगे, इस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, उसके अलावा अगर मेरी शादी किसी और से कर दोगे तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर लूंगी, यानी कि मैं आत्मदाह कर लूंगी। और जब इस प्रकार की बातें उसके पिताजी उसके मुंह से सुनते हैं तो उन्हें भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी लड़की की शादी किसी और के
साथ कर लूं और मेरी लड़की कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, इसलिए माता पिता उसकी शादी के लिए पूरी तरीके से मना करते हैं और रोहन की तलाश करना शुरू करते हैं। लेकिन रोहन का कहीं अता पता नहीं चलता है। अब अचानक इसी बीच उन्हें पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया है। ऐसे में पूरा परिवार हंसी खुशी उस प्रयाग में महाकुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए शाही स्नान के दिन दिल्ली से निकलते हैं। दिल्ली से निकलने के बाद वो प्रयागराज के उस महाकुंभ में, भव्य महाकुंभ में पहुंचते हैं और स्नान करने के लिए जब ये लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरा परिवार आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक रिया की निगाह रोहन पर पड़ती है और रोहन को जैसे ही वो देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं, क्योंकि भले ही 4-5 साल 7 साल का वक्त गुजर चुका था, लेकिन एक बार में वो नजर से पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी रोहन है। और रोहन को वो जब देखती है तो देखते ही रहती है। मैंने आपको ये चीजें कहानी के पहले भी बताई है। और रोहन जैसे ही बाहर सीढ़ियों पर आता है वो रोहन को बुलाती है, कहती है रोहन। रोहन भी पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जहां पर हमारे चाचा काम कर रहे थे, जो लड़की मुझसे बचपने में बात कर रही थी, वही लड़की रिया है। रोहन, तुम रिया हो क्या? जैसे ही रिया कहती है हाँ मैं रिया हूं, रोहन तेजी से भागने लगता है और उस भीड़ में रिया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन जब उस चाय की दुकान पर रोहन को रिया पकड़ लेती है और जब रोहन को पकड़ लेती है तो काफी तेजी से गले लगाकर उसे रोने लगती है। चाय की दुकान पर जितने भी लोग थे वो लोग कौतूहल बस सोचने लगते हैं कि आखिर एक सुंदर लड़का, एक सुंदर लड़की, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की में क्या संबंध है। दोनों इस तरीके से एक दूसरे से ऐसे लिपट कर रो रहे हैं जैसे कब के बिछड़े हुए हों और आज मिले हों। दोनों एक दूसरे के साथ अभी रो ही रहे थे कि अचानक उनके मम्मी पापा आ जाते हैं। और मम्मी पापा जब पहुंचते हैं फिर रिया अपने माता पिता से बताती है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जिस लड़के की उसे तलाश थी वही रोहन है। अब उसके माता पिता देखते हैं, उन्हें समझ में आता है कि लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, सुंदर है, देखने में ठीक ठाक है। वो पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं बिहार में एक परचून की दुकान करता हूँ। दरअसल रोहन ने अपनी आजीविका चलाने के लिए दिल्ली पूरी तरीके से छोड़ दिया था और बिहार में वो एक परचून की दुकान करने लगा था। परचून की दुकान उसकी अच्छी खासी चलने लगी थी और अचानक जब वो लोग शादी की बात वहीं तुरंत ही करने लगते हैं रिया के माता पिता, तो वो कहता है कि दरअसल सर आपको पता हो कि मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और पिता के नाम पर मेरे चाचा हैं जिनको लेकर मैं इस कुंभ में महास्नान करने आया हूं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? तो रोहन कहता है कि मेरे चाचा मेरे साथ ही स्नान कर रहे थे, अभी वो आ ही रहे होंगे क्योंकि मुझे रिया ने दौड़ाया था इसलिए मैं इधर चलाया था। और कुछ देर बाद भी उसके चाचा आ जाते हैं। जैसे उनके चाचा की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ती है जिसके यहाँ पहले वो काम किया करते थे, मजदूरी का, राजगिरी का, और वो व्यक्ति जैसे ही उनके चाचा को देखता है, मोहन को, वो कहता है कि मोहन तुम यहाँ? तो वो कहते हैं कि हाँ साहब आप दिल्ली से स्नान करने आए, आपने एक बार बताया भी नहीं। तो वो कहते हैं हाँ। फिर दोनों आपस में बैठकर वहां पर चाय पानी पीते हैं और चाय पानी पीते पीते अचानक रिया के पिताजी से एक मुंह से बात निकलती है कि दरअसल ये आपका जो भतीजा है इसके प्यार के चक्कर में मेरी बिटिया ने अभी आज तक शादी नहीं की। तो उसके चाचा कहते हैं कि सर देखो आप ऐसा है कि आप बड़े आदमी हो, आप रईस आदमी हो, हम ठहरे गरीब और मध्यम परिवार वाले, ऐसे हमारे बेटे से आप कैसे शादी करोगे? तो वो कहते हैं उसके पिताजी, चूंकि उन्होंने भी गरीबी देखी थी, वो धीरे धीरे ही बड़े आदमी बने थे, तो वो कहते हैं उसके चाचा से कि देखो मैं भी जब दिल्ली कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह से आया था तो मेरे जेब में भी कुछ नहीं थे। मैंने भी उन दुश्वारियों को, दिनों को देखा है और उन दुश्वारियों से, दिनों से बहुत सारी सीख ली है। अगर प्यार सच्चा हो तो उसमें पैसे और अमीरी, रईसी या कोई स्टेटस सिंबल या फिर कोई स्तर नहीं देखा जाता। और मेरी बिटिया जो रिया है तुम्हारे बेटे से यानी कि तुम्हारे भतीजे रोहन से बहुत सच्चा प्यार करती है। अब उसके चाचा रिया से मिलते हैं। वो रिया जो है उसके चाचा को पैर पकड़कर प्रणाम करती है और उसकी माताजी भी आ जाती है, फिर माताजी को भी पैर पकड़कर प्रणाम करती है। और उसके बाद फिर शादी की जैसे ही आगे बात बढ़ती है, वहां पर बैठा एक साधु कहता है कि शादी हमारे यहाँ कब होती है, यही बात चल रही थी पूरे परिवार की, दोनों परिवार की, कि शादी की डेट कब तय की जाए। तब अचानक से साधु वहाँ पर जो बैठा था वो उठ खड़ा होता है चाय की दुकान पर और कहता है कि ऐसे में आप प्रयागराज के महाकुंभ में हैं और एक बहुत अच्छा संयोग है, आप अच्छा होगा कि यहीं शिविर में चलकर अपनी बिटिया की शादी कर दीजिए। और फिर रिया के माता पिता उस बेटी को, अपनी प्यारी सी बेटी को ले जाकर रोहन के साथ वहीं साधु के एक शिविर में
वहीं पर शादी कर देते हैं। अब जो बिटिया महाकुंभ में माता पिता के साथ स्नान करने आई थी, वही बिटिया अब किसी के यहाँ दुल्हन बनकर बड़ी हंसी खुशी से जा रही थी। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। इस सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना था कि दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी अमीरी गरीबी, रंग, अस्तर या और बहुत सारी चीजें देखकर नहीं होता है। प्यार अगर सच्चा है तो एक न एक दिन मिल जरूर जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे? पूरी कहानी के बारे में आपके दिल के क्या उद्गार हैं? आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रिया के बारे में आपका क्या कहना है? रिया के माता पिता के बारे में आपका क्या कहना है? रोहन के बारे में आपका क्या कहना है? और रोहन के चाचा ने दिल्ली में जब रोहन को टिकट बनवाई थी और उसे बिहार वापस भेजा था कि इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके चाचा ने रोहन के साथ सही किया था या गलत किया था? आप क्या कहना चाहते हैं पूरी कहानी के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक दिल को छू लेने वाली नई कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।